आज हम जानेंगे जनरल एनेस्थीसिया के बारे में। ठीक है ना। पिछली क्लास में हम पढ़े थे लोकल एनेस्थीसिया के बारे में, उसके क्या काम होते हैं, क्या नाम होते हैं, कितने ड्रग्स होते हैं, क्या उसका एडवांटेज होता है, क्या इसका डिसएडवांटेज होता है, सब पढ़ लिए थे। आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे जनरल एनेस्थीसिया के बारे में। ठीक है ना, कि जनरल एनेस्थीसिया हमारा क्या होता है, इसका क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है, कौन कौन सा ड्रग यूज करते हैं और कैसे हमारे बॉडी में काम करता है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है और कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है। ठीक है ना, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको क्या क्या पढ़ना है ये जान लेते हैं। पहला हमारा इंट्रोडक्शन है, इसका क्या पहचान है, इंडिकेशन कब प्रोवाइड करते हैं, टाइप ऑफ जीए, जनरल एनेस्थीसिया कितने टाइप से दे सकते हैं। ठीक है ना, फिर हमारा कंपोनेंट ऑफ जीए, क्या क्या हमारा जनरल एनेस्थीसिया में आता है। नेक्स्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कैसे हमारी बॉडी में काम करता है। नेक्स्ट एडवांटेज, देने से क्या लाभ होता है, और लास्ट हमारा है कॉम्प्लिकेशन या डिसएडवांटेज, क्या हमारा नुकसान होगा। ठीक है, चलो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जनरल एनेस्थीसिया इज ए कंट्रोल्ड स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस प्रोड्यूस्ड बाय द ड्रग। जीए एक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एनेस्थीसिया है। इसमें हम क्या करते हैं, कुछ दवा देके मरीज को बेहोश कर देते हैं। दवा जाएगा, माइंड ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, जिसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, मैसेज कर दी, जो आ रहा था वहां पे अचानक आना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा और समझ नहीं पाया क्या हो रहा है। ठीक है ना, मान लो एनसीबी गिरा दिए, अचानक पंखा बंद, तुमको समझ आएगा कहाँ से क्या हुआ है। तो वैसे क्या होता है, जैसे हमारा जिए देंगे मरीज के अंदर दवा जाएगा, जाते ही क्या हो जाएगा, मरीज टोटली अनकॉन्शियस हो जाएगा, उसको कोई भी होश चेत नहीं रहेगा, तो सांस लेना भी भूल जाएगा। तो उस टाइम जीए में हम सबसे प्राइमरी काम क्या होता है, हमारा एयरवे को सिक्योर करना होता है। दवाई दे रहे हैं, दवाई देने से पहले जो हमारा एयरवे है, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स, ये क्लियर होना चाहिए, नहीं तो पेशेंट की जान चली जाएगी, है ना, क्योंकि मरीज खुद से सांस ले नहीं पाएगा, बाहर से हमको एक्सटर्नल सपोर्ट देना पड़ेगा। सपोर्ट देने के लिए यही रास्ता है, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स। अगर इसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन हुआ तो एयर हमारे ट्रकिया के थ्रू लंग्स में नहीं जाएगा, और जब लंग्स में नहीं जाएगा तो वहां से ऑक्सीजन बॉडी में जाएगा नहीं, सेल टिश्यू क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, और हमारी भी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। ठीक है ना, तो ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हमारा कब आता है, पहले में ही, यानी कि मेडिकेशन, जब हम दवाई देते हैं तभी क्या होता है, हमारा पूरा बॉडी अनकंट्रोल हो जाता है, हमारा कोई भी सिस्टम काम नहीं करता है, क्योंकि हमारा पूरा जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम वही क्या हो गया, कंट्रोल में आ गया दवाई से। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट जानते हैं। द पेशेंट बिकम अनअवेयर, पेन फ्री, इमूवेबल एंड एमनेसिक। इसमें क्या होता है, जो हमारा पेशेंट होता है वो अनकॉन्शियस में चला जाता है, जिससे क्या होता है, उसको ना पेन होता है और ना ही कोई होश होता है, और ना ही उतने टाइम के लिए मेमोरी काम करता है, मेमोरी भी क्या होता है उसका लॉस हो जाता है। ठीक है, इट इज कॉमनली यूज फॉर मेजर एंड लॉन्ग सर्जरी। जो हमारा जीए होता है ये बड़ी बड़ी सर्जरी में काम आता है, या नाभि के ऊपर जितनी भी सर्जरी करानी है, जैसे थोरेसिक की सर्जरी करानी है, टीएनटी की सर्जरी करानी है, माउस की सर्जरी करानी है, हेड इंजरी हुआ है यानी कि नीरो की सर्जरी करानी है, तो उसमें हमारा जनरल एनेस्थीसिया देते हैं। ठीक है ना, या हमारा आर्थो की लंबी सर्जरी है, जैसे स्पाइन फिक्सेशन वगैरह हो गया, तो इसमें हम जीए देते हैं, वरना अलग एनेस्थीसिया बनाया गया है जिसको हम बोलते हैं लोकल या रीजनल, उससे हम काम चला लेते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है, हमारा पूरा बॉडी सुन्न हो जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देता है, तो वहां से क्या होता है, कॉम्प्लिकेशन आने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है ना, जितना ज्यादा एरिया हमारा सुन्न होगा उतना ज्यादा हमारे लिए कॉम्प्लिकेशन झेलना पड़ेगा। ठीक है, चलो कब कब देते हैं जान लेते हैं। तो एब्डोमिनल सर्जरी, यानी कि जब पेट की सर्जरी होती है, कैसी सर्जरी होती है, तो लेप्रोटोमी। लेप्रो मीन्स क्या होता है, पेरिटोनियम कैविटी, और टोमी मतलब क्या होता है, इंसिजन लगा के खोलना, यानी कि जब हमारा पेरिटोनियम कैविटी को खोला जाता है उसके लिए भी हमको जीए देना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट थोरेसिक सर्जरी, यानी कि जो हमारा चेस्ट की कैविटी है उसमें अगर कोई ऑर्गन का डिसीज हो गया निकालना है या ट्रीटमेंट करना है तो हम क्या करेंगे, जीए देंगे, जैसे हमारा लंग की सर्जरी हो गया, कार्डियक की सर्जरी हो गया। नेक्स्ट हमारा होता है कार्डियक की सर्जरी, इसमें हम हार्ट की सर्जरी करते हैं। ठीक है ना, ओपन हार्ट सर्जरी करिए या सीएबीजी करिए या पीटीसीए करिए, कुछ भी करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, हमको जीए देना पड़ेगा। नेक्स्ट मेजर आर्थोपेडिक सर्जरी, जिसमें हम स्पाइन फिक्सेशन बताएं कि स्पाइन फिक्सेशन करना है, तो उसमें हम
जिए देंगे, क्योंकि स्पाइन फिक्सेशन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पेशेंट को उल्टा लेटाना पड़ेगा, यानी कि प्रोन पोजीशन बनाना पड़ेगा। उस टाइम उसका रिस्पायरेटरी क्या हो जाएगा, सिक्योर नहीं रहेगा, इसीलिए हमको क्या करना पड़ता है, इंटूबेट करना पड़ता है। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा न्यूरो सर्जरी। तो जितने हमारे ब्रेन की सर्जरी होती है, एडीएच हो गया, एसडीएच हो गया, क्रेनियोटोमी हो गया, बीपी शंटिंग हो गया, या ब्रेन में कोई ट्यूमर है, कोई कैंसर हो गया है, उसको निकालना है, तो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको जीए देना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। नेक्स्ट हमारा हेड नेक की सर्जरी। जैसे मान लो हमारा थायराइड ग्लैंड है, बढ़ गया है, ठीक है ना, या मान लो हमारा जो लिम्फ नोड वगैरह है, अगर इसमें कोई इन्फेक्शन हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया है, या हमारा माउथ में कोई कैंसर हो गया, ट्यूमर हो गया, उसकी भी सर्जरी करने के लिए हमको जीए देना ही पड़ेगा। नेक्स्ट पीडियाट्रिक सर्जरी। जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं उनमें कोई भी स्पाइनल नहीं देता है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, बच्चे का भी ग्रोथ और डेवलपमेंट होना बाकी होता है और वो स्पाइनल का असर सह नहीं पाएगा, इसीलिए उसको क्या करते हैं, शॉर्ट जीए या जीए देके पेशेंट की सर्जरी कराते हैं। कोई भी सर्जरी हो, होल बॉडी में कहीं भी सर्जरी करनी हो, वहां पे अन्य कोई एनेस्थीसिया का यूज नहीं करते हैं, बस एक ही करते हैं, उसका नाम होता है जनरल एनेस्थीसिया। ठीक है ना। ये आपके लिए एक अपवाद होगा, होगा कि नहीं होगा, हम बताएं नाभि के ऊपर जीए, नाभि के नीचे रीजनल, और अदर बॉडी पार्ट में क्या होगा, लोकल लगा सकते हैं। लेकिन छोटा बच्चा है तो वहां पे हमको जीए देना पड़ेगा, अदर कोई एनेस्थीसिया नहीं दे सकते हैं। ठीक है ना, तो कॉम्प्लिकेशन आएगा उसके लिए। नेक्स्ट हमारा लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। जितनी हमारा दूरबीन की सर्जरी होती है उसके लिए कंपलसरी होता है कि हमारा क्या हो, जनरल एनेस्थीसिया हो, सेफ होता है। स्पाइनल में भी हो जाता है, लेकिन जीए में क्या होता है, सेफ होता है, क्योंकि हमारा जब लैप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है तो हम क्या करते हैं, एब्डोमिनल कैविटी में हवा भरते हैं, जो हमारा CO2 होता है, उसको न्यूमोपेरिटोनियम करते हैं, जिससे क्या होता है, हमारे पूरे कैविटी में हवा भर जाता है। जब हवा भरेगा तो क्या होगा, अन्य ऑर्गन को भी इफेक्ट करेगा, पेन आएगा ना उसको, तो लास्ट में उसको क्या करना पड़ता है, सुलाना पड़ता है, यानी कि शॉर्ट जीए देना ही पड़ता है। इसके लिए सबसे सेफ हमारा क्या होता है, जनरल एनेस्थीसिया होता है, जिसमें क्या होता है, पेशेंट को हम पहले से ही सुला देते हैं, जिससे उसको कम कॉम्प्लिकेशन होता है। नेक्स्ट लॉन्ग डिवर्सन सर्जरी, या हमारा ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो गया, लिवर ट्रांसप्लांट हो गया, किडनी ट्रांसप्लांट हो गया, ये सब ट्रांसप्लांट वाले जितनी भी सर्जरी होती है उनके लिए हमको जीए कंपलसरी होता है। ठीक है ना। इसमें जब ट्रांसप्लांट होते हैं तो वहां पे एक एनेस्थेटिक का कोई काम नहीं होता, वहां पे 2 या 3 एनेस्थेटिक होते हैं जो ट्रेंड होते हैं, क्योंकि वहां पे एक चीज कोई भी मिस्टेक हुआ तो वहां पे 2 लोग का जान जाएगा। क्यों? क्योंकि एक तो वहां से निकल रहा है, दूसरे में क्या करना है, फिट करना है। तो सबसे मेन रोल होता है एनेस्थेसियोलॉजिस्ट का। दोनों पेशेंट को क्या करना पड़ता है, देखना पड़ता है, वॉच करना पड़ता है। तो एक लोग के मान का नहीं होता, वहां पे कम से कम 2 या 3 लोग रहते हैं, वो भी क्या रहते हैं, सीनियर रहते हैं। ठीक है ना। वहां यहाँ पे तो गोरखपुर में पॉसिबल नहीं है, लखनऊ, दिल्ली, कलकत्ता में तो होता ही है। ठीक है ना। चलो जान लेते हैं कितने टाइप के एनेस्थीसिया हम देते हैं। तो पहला हमारा आता है इनहेलेशन। ऐसा दवाई हो जो हम सुंघाते हैं, इनहेल कराते हैं, है ना, कोई भी इंजेक्शन नहीं लगाते इसमें, बस क्या करते हैं, सुंघा देते हैं, जिससे क्या होता है, पेशेंट इनहेल कर लेता है, यानी कि हमारे नेजोफेरिंग से या ओरोफेरिंग से क्या करता है, एयर के रूप में हमारे लंग्स में चला जाता है या हमारे पूरा बॉडी में फैल जाता है। ठीक है ना। इसमें हमारा आता है गिव बाई मास्क और इंडोट्रैकियल ट्यूब। मास्क मतलब होता है जो हमारा ये मास्क लगाया हुआ है, एक क्लोज सर्किट है। ठीक है ना, ये जो दिख रहा है 2 पाइप है, अगर कहीं 2 पाइप दिख गया तो क्लोज सर्किट है, अगर एक पाइप दिख गया तो हमारा ओपन सर्किट है। जैसे हम मास्क लगाते हैं वार्ड वगैरह में, तो एक पाइप होता है सिलेंडर में जाकर कनेक्ट होता है, उसको बोलते हैं ओपन सर्किट। और ये हमारा 2 पाइप है, इसमें क्या होता है, एक रास्ते सांस अंदर जाता है और एक रास्ते सांस क्या होता है, बाहर आता है। ठीक है ना। लेकिन जो हम सिंपल मास्क लगाते हैं उसमें होल होता है, देखते हो होल होता है ना, जब सांस छोड़ता है तो उसी होल रास्ते बाहर निकल जाता है। और सांस हमेशा कंटिन्यूअस फ्लो सिस्टम होता है वो, क्योंकि जो मास्क हम कनेक्ट करते हैं, एक बार रेगुलेटर चालू करते हैं ना, तो हवा सुसु सुसु आना शुरू होता है, रुकता नहीं है, कंटिन्यूअस आता आता है। अब हम लेंगे तो लेंगे, नहीं लेंगे तो नुकसान होगा, इसलिए वो छेद बना दिया जाता है कि बाहर चला जाए। इसमें क्या होता है, कोई भी होल नहीं होता है, एक पंचर प्रूफ होता है पूरा सर्किट। अगर कहीं भी पंचर हो गया तो बहुत ही डेंजरस हो जाएगा, क्योंकि सांस पर्याप्त मात्रा में पेशेंट को नहीं पहुंचेगा, तो यहीं से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, हम समझ नहीं पाएंगे क्या हो रहा है। ठीक है ना। तो वहां पे हमारा एक ETCO2 मॉनिटर होता है, वहां पे हम देखते रहते हैं कि ग्राफ कैसा होता है, वो बात की बात है। ठीक है ना। तो ये हमारा क्लोज सर्किट है, इसमें 2 पाइप होता है, एक इनहेल करने के लिए और एक एक्सहेल करने के लिए। इनहेल करने के लिए हमारा जो एक पाइप होता है वो मशीन से कनेक्ट होता है, जहाँ पे गैस मिक्स होके पेशेंट को प्रोवाइड करने के लिए देता है। ठीक है। जब हम सांस लेते हैं तो सांस छोड़ते भी हैं,
जब छोड़ते हैं तो क्या होता है, हमारे अंदर की जितनी भी खराब गैस है जैसे CO2 वगैरह है वो निकलते हैं। जब वो निकलते हैं तो दूसरा पाइप जो होता है वो क्या होता है, हमारे एनेस्थीसिया मशीन में एक छोटा सा जार होता है, उसमें सोडा लाइन भरे होते हैं, उसमें क्या होता है कनेक्ट हो जाता है, जिससे क्या होता है हमारा जो CO2 होता है या हमारा अदर नुकसान वाली गैस है वो जाके वहां पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जिससे इन्वायरमेंट में कोई दिक्कत नहीं होता है और पेशेंट को भी कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है ना, उसको हम बार बार चेंज कर सकते हैं, जैसे ज्यादा CO2 हो गया, 1 महीना 2 दिन 2 महीना हो गया खराब हो गया तो चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट रैपिड कंट्रोल ऑन डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया। इससे क्या होता है, हम जब इस पाइप का यूज करते हैं तो क्या होता है जल्दी से मरीज रिकवर कंट्रोल में आता है। क्यों? क्योंकि इसमें सील क्या करते हैं हम, कोई भी ऑक्सीजन बाहर नहीं जाता है। ठीक है ना, ये पंचर प्रूफ है। पहली बात, जितना ऑक्सीजन देंगे उतना बॉडी के अंदर जाएगा, बाहर नहीं जाएगा कहीं। तो इससे क्या हो जाएगा, मरीज का SpO2 अगर डाउन हो रहा है तो तुरंत सील कर दिए, बढ़ जाएगा। लेकिन अगर ऊपर लगा दो हम देखते रह जाएंगे, मरीज मर जाएगा, पता नहीं चलेगा कब मर गया। ठीक है ना, इसीलिए हम क्या करते हैं इमरजेंसी के समय में क्लोज सर्किट का, और इलेक्टिव मरीज है जैसे मान लो कोई मरीज ऑपरेशन हो गया, थोड़ा बहुत सांस लेने में दिक्कत हो रहा है तो लगा के छोड़ देंगे वार्ड वगैरह में, लेकिन OT में नहीं छोड़ेंगे। क्या यूज करेंगे वहां पे, क्लोज सर्किट का यूज करेंगे। ठीक है ना, तो इसमें क्या करते हैं इनहेलेशन में क्लोज सर्किट और मास्क लगा के पेशेंट को इनहेल करते हैं और माइंड को रिलैक्स कराते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट गैसियस एजेंट। इनहेलेशन में हमारा 2 एजेंट आता है, पहला गैसियस होता है, दूसरा हमारा आता है वोलेटाइल लिक्विड एजेंट। ठीक है ना, तो गैसेस में क्या होता है हमारा नाइट्रस ऑक्साइड होता है, जिसका दूसरा नाम क्या होता है लॉफिंग गैस, केमिकल नाम रासायनिक सूत्र क्या होता है N2O होता है। ठीक है ना, ये क्या करता है माइंड को रिलैक्स करता है। जैसे हम हंसते हैं तो क्या होता है माइंड मन शांत होता है ना, वैसे ही इस एनेस्थीसिया का यूज करते हैं तो क्या होता है माइंड रिलैक्स हो जाता है, टेंशन पूरा खत्म हो जाता है। नेक्स्ट हमारा होता है वोलेटाइल लिक्विड एजेंट। वोलेटाइल मींस होता है भाप, ऐसा लिक्विड होता है जो वाष्प रूपी होता है, जैसे ढक्कन खोलेंगे ना गायब हो जाएगा, क्योंकि भाप को हम कंट्रोल कर पाएंगे नहीं, कवर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, इसीलिए जो हमारा लिक्विड वोलेटाइल लिक्विड जो एजेंट आते हैं वो सील पैक आते हैं, सीसी में आते हैं। सीसी में ही क्यों आते हैं, उसका भी रीजन है। सीसी में क्या होता है कहीं भी पंचर नहीं होता है, लेकिन प्लास्टिक है तो पंचर हो सकता है, अगर कोई गत्ता वगैरह है तो उसमें भी अब्जॉर्ब हो सकती है, लेकिन शीशा में कोई अब्जॉर्प्शन नहीं होगा और पूरा एकदम प्योर सील रहता है। जैसे ढक्कन खोलेंगे ना हमारे सामने से ही उड़ जाएगा, हमको पता नहीं चलेगा कब उड़ गया। इसमें हमारा आता है हेलोथेन, आइसोफोर्लिन, सेबोफोर्लिन, ये सब हमारा इसका एजेंट है। पहले हेलोथेन यूज किया जाता था, इससे बहुत नुकसान होने लगा, इसको बैन कर दिया गया। लेकिन अब हम 2 यूज करते हैं जिसका नाम है आइसोफोर्लिन, सबसे बेस्ट है, यही माना जाता है, हम तो अभी तक यही देखे हैं आइसोफोर्लिन ही। ठीक है ना, नेक्स्ट हमारा होता है सेबोफोर्लिन, ये भी कहीं कहीं यूज किया जाता होगा, लेकिन आइसोफोर्लिन सबसे बेस्ट होता है। ठीक है ना, इसको देने से क्या होता है माइंड रिलैक्स रहता है और उसका मसल्स वगैरह सब सही से काम करता है, कोई भी टेंशन नहीं होता है, दर्द वर्द नहीं होता है। चलो दूसरा जानते हैं इंट्रावेनस एनेस्थीसिया। ऐसा एनेस्थीसिया जो हम इंट्रावेनस यानी कि नस यानी कि जो हमारा वेन है उसमें हम इंजेक्ट करते हैं डायरेक्टली। ठीक है ना, गिवन थ्रू IV इंजेक्शन, यानी कि हम इसको IV दे देते हैं, जैसे दे रहा है ना वैसे क्या करते हैं एनेस्थीसिया को हम IV पुश कर देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है रैपिड इंडक्शन ऑफ द एनेस्थीसिया, क्योंकि IV का क्या होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन में तुरंत ब्लड चला जाएगा, दवाई जो भी दवाई है तुरंत एक्शन होगा उसका। इसीलिए जो हमारा एनेस्थीसिया का जो मेडिसिन होते हैं कोई टेबलेट फॉर्म में नहीं आता है। ठीक है ना, ओनली इंजेक्शन फॉर्म में ही आते हैं। इंजेक्शन है यानी कि एनेस्थीसिया का एजेंट है, वो किसने फॉर्म में आते हैं भी जान लेते हैं। तो पहला हमारा होता है इंडक्शन। It is a class of drug used primarily in medicine to quickly induce in GA। ऐसा दवाई है जिसको लगाते ही मरीज तुरंत बेहोश हो जाता है। ठीक है ना, इंड्यूस करना यानी कि कंट्रोल में करना। ठीक है ना, विच इन्वॉल्व ए रिवर्सिबल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। जैसे लगाते हैं वैसे क्या होता है उसका कॉन्शियसनेस खत्म हो जाता है, यानी कि कंट्रोल उसका पूरा खत्म हो जाता है। दवाई के नाम क्या है ये जान लेते हैं, तो प्रोकोफॉल, इटोमिडेट, केटामाइन, ये तीनों ऐसी दवाई हैं जो क्या करता है इंडक्शन में काम करते हैं। इसको लगाते ही मरीज क्या होता है तुरंत बेहोश हो जाता है। ठीक है ना, होश में नहीं रहता है। देख लेते हैं कैसे दिखता है, तो प्रोकोफॉल दूध जैसा होता है। ठीक है ना, व्हाइट कलर का होता है। इसका यूज हम जो एनेस्थेसियोलॉजिस्ट होते हैं वो अपने अनुसार करते रहते हैं, किसको कितना देना है हमारा काम नहीं है, हमको बस इतना पता हो जाए किसका काम क्या होता है, इंड्यूस करने में काम आता है। ठीक है ना, नेक्स्ट इटोमिडेट, ये भी हमारा लिक्विड फॉर्म में आता है और दूध जैसा ये भी दिखता है।
ठीक है ना, इसका भी काम हमारा इंडक्शन में ही करते हैं। और नेक्स्ट हमारा होता है केटामाइन, इसका कोई कलर नहीं होता है, ये नार्कोटिक ड्रग में आता है, ठीक है ना। इसका भी यूज हम इंड्यूस करने में करते हैं, ऐसे लगाएंगे मरीज क्या हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा, ठीक है ना। चलो और जान लेते हैं सरेडन, वो तो हमारा रखा था इंड्यूस करने के लिए, दूसरा हमारा होता है सरेडन एनेस्थीसिया या एंजाइटी को रिलीज करने के लिए एनेस्थीसिया कौन कौन सा होता है। तो इसमें क्या होता है, बेंजोडाइजापाम होते हैं जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम को करते हैं डिप्रेस कर देते हैं। जैसे दवाई देंगे वैसे क्या हो जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो हमारा है वो कंट्रोल में आ जाएगा, कोई भी वहां पे नर्व इम्पल्स मैसेज कैरी नहीं कर पाएगा जैसे लगाएंगे, ठीक है ना। इससे हमारा फायदा क्या होगा, एंजाइटी कॉज डीप स्लीप, जो हमारा थकान है वो खत्म हो जाएगा और मरीज क्या हो जाएगा, डीप स्लीप में चला जाएगा, यानी कि गहरी नींद में चला जाएगा, जिससे हमारी सर्जरी जो होगी बिल्कुल आसान हो जाएगी। दवाई का नाम क्या होगा, तो मिडाजोलाम है, ज्यादा यूज यही करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा डाइजापाम है, ये भी यूज करते हैं लेकिन हम कम करते हैं, ये ज्यादा यूज करते हैं एनेस्थीसिया में, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा होता है डेक्स्टिमेट, डेक्स्टिमेट बोलते हैं, कंपनी का नाम है डेक्स्टिमेट, डेक्टिन, ठीक है ना, डेक्स्टोमेट बोलते हैं इसको, नाम है जनरल नेम डेक्स्टोमेट बोलते हैं। इसका भी यूज हम क्या करते हैं, मरीज को डीप स्लीप में करते हैं, डीप स्लीप लाने के लिए करते हैं, ठीक है ना। चलो तीसरा हमारा होता है ओपियाइड, ओपियाइड एनाल्जेसिक, ठीक है ना, ऐसा दवाई है जिसको हम लगाने से क्या होता है, मरीज का दर्द भाग जाता है, दर्द निवारण करने के लिए इसका यूज करते हैं। ओपियाइड में आता है एनाल्जेसिक। पहला होता है इट इज पावरफुल मेडिसिन, ये बहुत ही पावरफुल होता है दर्द को खत्म करने के लिए, ठीक है ना। दैट यूज टू मैनेज ट्रीट मॉडरेट टू सीवियर पेन, माइल्ड होता है, मॉडरेट होता है और सीवियर होता है, कोई भी चीज का 3 कैटेगरी होता है। तो माइल्ड में क्या करते हैं हम, जैसे डाइक्लोफेनाक हो गया, ट्रामाडोल वगैरह हो गया, दे देंगे। लेकिन मॉडरेट टू सीवियर में क्या करेंगे हम, या तो फेंटानिल देंगे या तो हमारा मॉर्फिन देंगे। ये दोनों दवाई ऐसी दवाई हैं जो क्या करता है, दर्द को तुरंत खत्म कर देता है, ठीक है ना। ये नार्कोटिक ड्रग में है, आता है, एक्स ग्रुप में आता है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं रहेगा, ना हमारे पास रहेगा, ना हम इसका देख रेख कर सकते हैं, ना हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके लिए अलग से जो हमारे फार्मासिस्ट होते हैं वो रखते हैं, या हमारा जो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट होते हैं उनकी डिग्री पे मिलता है, हमको नहीं मिलेगा। और ये हमेशा लॉक एंड की में रहता है, 2 चाबी रहेगी, एक इंचार्ज के पास रहेगा और एक डॉक्टर के पास रहेगा, ठीक है ना। दोनों की सहमति होगी तभी इसका यूज करेंगे, वरना इसका यूज नहीं करेंगे, बहुत ही डेंजरस होता है, ठीक है। चलिए अब हम जानेंगे कंपोनेंट्स ऑफ जनरल एनेस्थीसिया, ठीक है ना। जो हमारा जीए का ड्रग होता है वो कैसे, उसमें क्या क्या मिलके बना हुआ है, ठीक है ना। जीए अकेले दवाई नहीं होता कोई, इसके लिए तो एक ही दवाई से नहीं सुला सकते हैं, सुलाना भी है, पेनलेस भी करना है, मेमोरी लॉस भी करना है, मसल्स को रिलैक्सेशन करना है, तो अलग अलग दवाई का काम आएगा ना। तो वही हमारा एक कंपोनेंट है, क्या क्या इसमें मिला है। पहला हमारा हिप्नोसिस, इसमें क्या होता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, तो इसमें हम इंड्यूस करने वाली दवाई देते हैं, ठीक है ना। उससे मरीज क्या होता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस में चला जाता है, जैसे उसका दर्द भय डर सब क्या होता है, खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एनाल्जेसिया, रिलीफ, रिलीफ फ्रॉम पेन, यानी कि इससे क्या है, ओपियाइड ग्रुप का ड्रग है, फेंटानिल या मॉर्फिन, इसमें हम देंगे तो क्या होगा, मरीज का दर्द जो है वो भाग जाएगा, यानी कि खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट मसल्स रिलैक्सेशन, इसमें क्या होता है, फैसिलिटेड सर्जरी, ये क्या करता है, जब हम मसल्स रिलैक्सेंट यानी कि सुकोल या सेक्सामेथोसोन देते हैं तो उससे क्या होता है, जो हमारी सर्जरी होती है वो आसानी से हो जाती है, क्योंकि जब उसमें मसल्स क्या होते हैं, आसानी से फैल जाते हैं, और जब चीरा लगाते हैं तो वहां पे ब्लीडिंग होने के चांस कम होते हैं। नेक्स्ट एनेस्मिया, एनेस्मिया में क्या होता है, मेमोरी लॉस हो जाती है, ठीक है ना। तो इसमें हम दवाई देते हैं, जैसे मान लो हमारा केटामाइन है, प्रोपोफॉल है, ये सब जब दवाई देते हैं तो क्या होता है, मरीज का मेमोरी क्या होता है, कुछ टाइम के लिए लॉस होता है, जितने टाइम तक मरीज की अंदर वो दवाई रहता है उतने टाइम के लिए क्या होता है, मेमोरी उसका लॉस हो जाता है, ठीक है ना। चलो जान लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कैसे हमारे बॉडी में काम करता है। तो एक्ट ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये सबसे सबसे पहला अटैक कहाँ करता है, हमारे ब्रेन के सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम 2 टाइप में बांटा गया है, सीएनएस और पीएनएस। पीएनएस क्या होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो हमारे बॉडी के सेंट्रल को छोड़ के, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को छोड़ के अदर बॉडी पार्ट में जो हमारा नर्वस सिस्टम फैला हुआ है उसको बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और दूसरा हमारा होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है ना, ये हमारा अक्ष बोलते हैं बॉडी का। तो इसको क्या करता है, कंट्रोल कर लेता है। इसमें क्या क्या आते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है ना। नेक्स्ट सप्रेस
न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटी क्या करता है, जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं या हमारे जो नर्व फाइबर होते हैं उनकी एक्टिविटी को करता है, कंट्रोल कर लेता है, मैसेज को कैरी नहीं करने देता है। नेक्स्ट, ब्लॉक ट्रांसमिशन ऑफ द ब्रेन इम्पल्स। ये क्या करता है, जो हमारे पेन दर्द के इम्पल्स होते हैं, जो हमारा मैसेज कैरी करने वाला होता है, क्या करता है, ट्रांसमिशन ब्लॉक कर देता है, कुछ टाइम के लिए क्या करता है, उसको ब्लॉक कर देता है, मैसेज कैरी नहीं कर पाता है, जिससे क्या होता है, हमारा पेन मरीज को नहीं होता है। नेक्स्ट, प्रोड्यूस अनकॉन्शियसनेस एंड लॉस ऑफ रिफ्लेक्स। ये क्या करता है, जब दवाई देते हैं तो हमारा एक इम्पल्स क्या हो गया, लॉस हो गया है, पेन का, एंजाइटी का, तो जिससे क्या हो जाएगा, हमारा पेशेंट क्या हो जाएगा, अनकॉन्शियस में चला जाएगा और हमारी सर्जरी पॉसिबल हो जाएगी। तो पहले में क्या किए हैं, जैसे हम दवाई दिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा क्या हो गया, कंट्रोल में आ गया। जैसे कंट्रोल में आएगा क्या करेगा, न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटी को क्या करेगा, सस्पेंड कर देगा, बंद कर देगा काम करना उसका। जैसे बंद होगा तो क्या होगा, जैसे जो उसका पेन का हमारा इम्पल्स है, जो ब्रेन तक मैसेज पहुंचा रहा था, वो रुक जाएंगे, ठीक है ना। और जैसे रुकेंगे क्या हो जाएगा, मरीज अनकॉन्शियस में चला जाएगा और सर्जरी हमारी पॉसिबल हो जाएगी। चलो जान लेते हैं, ये तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देख लेते हैं कुछ दवा के बारे में जो हमारा जनरल एनेस्थीसिया में काम आते हैं। तो पहला हमारा होता है वैक्रोनियम, ठीक है ना। यहाँ नहीं देखते हैं, कई कंपनी के नाम से आ सकता है, लेकिन जो इसमें एक्चुअल में मिला हुआ है वो एक कहीं कभी नहीं बदलता है, ठीक है ना। पैरासीटामॉल कई कंपनी के नाम से आ सकता है, पीसीएम, कालपाल आता है ना, वैसे कई कंपनी के नाम से आ सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो इसमें मिला हुआ है वो कभी बदलेगा नहीं। क्या मिला हुआ है, वेक्रोन मिल जाता है। वेक्रोनियम ये क्या करता है, हमारे बॉडी में जितने भी मसल्स होते हैं उनको लॉन्ग टाइम के लिए रिलैक्सेंट कर देता है, यानी कि रिलैक्सेंट के काम रूप में काम करता है। जब सर्जरी होती है तो वहां पे बीच बीच में क्या होता है, जब दवा का असर खत्म होता है तो मरीज अपने होश में आता है, तो फिर से उसको क्या करना है, मसल से रिलैक्सेंट करना है या उसको फिर से सुलाना है, तो एक ही दवाई देते हैं, बार बार वो दवाई नहीं देते हैं, एक ही दवाई देते हैं, इसको बोलते हैं वेक्रोनियम। इसको हम 10 ml में डाइल्यूट करके वेट के अकॉर्डिंग देते रहते हैं। वो हमारा काम नहीं है, हमारे जो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट होते हैं उनका ऊपर डिपेंड करता है कि कितना मरीज को देना है, ठीक है ना। बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कितना उसको देना है ना। चलो नेक्स्ट हमारा होता है सुगामेडेक्स। ये क्या क्या करता है, रिवर्सल का काम करता है, यानी कि मरीज को पुनः होश में लाने के काम करता है। मान लो सर्जरी खत्म हो गई तो मरीज सोया नहीं रहेगा ना, जगेगा ना, फिर से उसको घर भी तो जाना है, तो जगाने के लिए क्या करेंगे, रिवर्सल का यूज करेंगे, जिसमें हमारा अभी ट्रेंडिंग में है सुगामेडेक्स। इसको लगाते ही क्या होता है, 2 ml का आता है। अब डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि 2 ml लगाएंगे कि 1 ml लगाएंगे, वो बॉडी के पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है, पेशेंट कैसा है, बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है ग्लाइकोपार्लेट और नियोस्टामाइन, इसको बोलते हैं मायोपार्लेट, ठीक है ना। इसमें कंपोजिशन 2 होता है, ये भी हमारे रिलेशन का काम करता है, ये 5 ml की आती है, और ये डिसाइड कर डिपेंड करता है कि हमारा जो पेशेंट है कितना टाइम से सर्जरी हो रही है, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग हम इसको देते हैं। काम इसका यही होता है, रिवर्सल का काम करता है। नेक्स्ट केटामाइन, ये हमारा एक तरीके से इंड्यूस करने वाली दवाई है, जिसको लगाने से क्या होता है, मरीज अनकॉन्शियस में चला जाता है। और एक तरीके से एक सच बोलने वाली दवाई भी यूज करते हैं, जैसे हेप्नोटाइज करना है किसी को तो केटामाइन लगा के यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट मिडाजोलाम, ये भी हमारा किसमें, सेडेटिव ड्रग में आता है। इसका यूज करने से क्या होता है, मरीज बेहोश हो जाता है, ठीक है ना। सुकोल सेक्सामेथासोन, इसका यूज करने से क्या होता है, हमारी मांसपेशियां रिलैक्स हो जाती हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आइसोफोलिन, तो हमारा किसमें आता है, वाष्पीय इनहेलेशन में आता है, जिसको आइसोफोलिन, ठीक है ना, कहते हैं। जिससे जैसे मान लो क्या होता है, ढक्कन खोलते ही उड़ने लगता है, लिक्विड फॉर्म में है लेकिन गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, उड़ने लगता है। चलो इसका एडवांटेज जान लेते हैं, क्या लाभ होता है हमारा एनेस्थीसिया का। तो सबसे पहला लाभ क्या होता है, कंप्लीट अनकॉन्शियसनेस। सबसे अच्छा यही होता है कि पूरे हमारे सेंट्रल नर्वस को कैप्चर कर लेता है और पूरे बॉडी को अनकॉन्शियस रूप में कन्वर्ट कर लेता है, ठीक है ना। इससे मरीज का मेमोरी भी लॉस हो जाता है उस टाइम के लिए, दर्द भी खत्म हो जाता है, डर भी खत्म हो जाता है, ना बीपी बढ़ने का टेंशन होता है, ना हार्ट रेट बढ़ने का टेंशन होता है, कोई भी टेंशन नहीं रहता, माइंड रिलैक्स होता है पेशेंट का, ठीक है ना। अगर मान लो बात की बात है कि उसके अंदर कोई बीमारी अलग से है तो वहां पे कॉम्प्लिकेशन आने के चांस रहेंगे, लेकिन नॉर्मल रहेगा तो कोई कॉम्प्लिकेशन रेयर केस में आएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट
पेन फ्री सर्जरी जैसे देंगे वैसे क्या हो जाएगा, जब मरीज ऑन कॉन्शियस चला गया तो सर्जरी आसानी से हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट, एक्सेलेंट मसल्स रिलैक्सेंट, जो हमारा ये जीए का ड्रग होता है, ये क्या करता है, अच्छे से मांसपेशियों को क्या करता है, रिलैक्स कर देता है, जिससे हमारे सर्जरी में कोई भी खींचातानी नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट, कंट्रोल एयरवे एंड वेंटिलेशन, जैसे हम मरीज को सुलाते हैं, अपने मरीज सोता नहीं है, जब हम सुलाएंगे तो क्या हो जाएगा, एयरवे उसका सिक्योर करना होगा। जैसे एयरवे अगर सिक्योर नहीं रहेगा तो मरीज सांस नहीं ले पाएगा, और सांस लेने के लिए करना पड़ेगा हमको, इंडोट्रैकियल ट्यूब लगाना पड़ेगा, जिससे मरीज कंटिन्यूअस फ्लो सिस्टम में चला जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट, सुटेबल फॉर मेजर सर्जरी, ये लगाने के बाद हम लंबी से लंबी, बड़ी से बड़ी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। कोई भी सर्जरी पॉसिबल है, नाभि के ऊपर तो कर ही सकते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी सर्जरी, लीवर को ट्रांसप्लांट करना है, किडनी को ट्रांसप्लांट करना है, हार्ट को ट्रांसप्लांट करना है, तो ट्रांसप्लांटेशन में भी सबसे बेस्ट एनेस्थीसिया क्या होता है, हमारा जीए होता है। ठीक है। चलो जान लेते हैं जो हमारे एनेस्थीसियोलॉजिस्ट होते हैं उनका एक्चुअल में क्या काम होता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या होता है, ड्रग को एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, यानी कि दवाई लगाने का काम कौन करेगा, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट करेंगे, हमारा काम नहीं होगा। हमारा काम क्या होगा, हेल्पिंग करना, दवाओं को अरेंज करना, जो हमारा एनेस्थीसिया की ट्रॉली है उसको रेडी करना, जो हमारे इमरजेंसी ड्रग होते हैं उनको रखना वहां पे, एयरवे सिक्योर करने के लिए एम्बू बैग रखना, मास्क रखना, ये सब हमारा काम होता है, लारिंगोस्कोप रखना, इसी ट्यूब रखना, यानी कि जो हमारा एनेस्थीसिया का ट्रॉली उसको रेडी करने का काम हमारा होता है। दवाई देने का काम किसका होता है, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट का होता है। जान लेते हैं। तो हमारा प्री ऑपरेटिव में क्या करते हैं, पेशेंट का असेसमेंट करते हैं, जिसको बोलते हैं पीएसी। सबसे पहले पीएसी करते हैं, चेक करते हैं कि जो हमारा मरीज है ये एनेस्थीसिया सहने लायक है कि नहीं है। सबका ऑपरेशन नहीं हो पाता है, ठीक है ना। बीमारी तो सबको होती है, लेकिन उनका ऑपरेशन डिफिकल्टी होता है। जैसे मान लो उसका हार्ट ही खराब हो गया है, लंग्स ही खराब हो गया है, तो क्या बच पाएगा मरीज उस टाइम, नहीं बच पाएगा ना। तो उस कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए क्या करते हैं, सर्जरी को टाल देते हैं, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में छोड़ देते हैं, दवाई से ही चलो, धक्का पलट दो तो चलेगा चलो, नहीं तो इसमें क्या हो जाएगा, तुरंत ही चला जाएगा। नेक्स्ट, सिलेक्शन ऑफ द एनेस्थीसिया ड्रग, पीएसी सही रहेगा तो एनेस्थीसिया का ड्रग भी उसी के अकॉर्डिंग यूज किया जाएगा, है ना। हेल्थ के अकॉर्डिंग ही एनेस्थीसिया का यूज करते हैं। जैसे मान लो नाभि के नीचे ऑपरेशन करना है और उसका बीपी कम आ रहा है, या ब्लड कम हो गया है, प्लेटलेट कम हो गया है, ठीक है ना, उसको हार्ट की डिसीज है, तो क्या करेंगे, स्पाइनल नहीं देंगे वहां पे, क्या करेंगे, जीए देंगे। तो किस में पता चलेगा, पीएसी में पता चलेगा। पीएसी में पता चल गया, इसमें सिलेक्शन करेंगे कौन सा एनेस्थीसिया देना है। नेक्स्ट, मॉनिटरिंग वाइटल साइन ड्यूरिंग द सर्जरी, यानी कि जब हम पेशेंट को इंड्यूस कर दिए हैं, सर्जरी हो रही है, तो वहां पर बैठ के वॉच करना होता है। जो हमारा कार्डियक मॉनिटर होता है, SpO2 कितना है, हार्ट रेट कितना है, बीपी कितना है, रिस्पायरेशन रेट कितना है, टेम्परेचर कितना है उसका, ये सब वहां पे बैठ के वॉच करना होता है। EtCO2 ग्राफ कैसा है उसका, सही है कि नहीं है, ये वॉच करने का अथॉरिटी किसका होता है, हमारा एनेस्थीसियोलॉजिस्ट को होता है। हम लोग देखते रह जाएंगे, समझ नहीं क्या हो रहा है, और लोग देखते देखते समझ जाएंगे, क्योंकि उसी की पढ़ाई की हम लोग। ठीक है। नेक्स्ट, मॉनिटरिंग एयरवे एंड वेंटिलेशन, मेंटेनिंग एयरवे एंड वेंटिलेशन, क्या करते हैं, जो हमारा एयरवे होता है उसको मेंटेन करते हैं, जिससे हमारा पेशेंट वेंटिलेट हो। वेंटिलेट होने का मतलब क्या होता है, बॉडी को एक रिस्पायरेशन कंप्लीट कराना, जैसे इनहेल करना और एक्सहेल करना, ये दोनों काम कौन करता है, वेंटिलेशन कहलाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट, पोस्ट ऑपरेटिव पेन मैनेजमेंट, ऑपरेशन होने के बाद भी इनका काम होता है कि हमारा जो मरीज है उसका जो ऑपरेशन हुआ है वो बाद में भी पेन फ्री रहे, दर्द कम से कम हो या ना हो। ठीक है ना। उसमें भी किनका काम होता है, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट का ही काम होता है। जान लेते हैं कॉम्प्लिकेशन क्या होगा। इसमें क्या होता है, जोनल एनेस्थीसिया थोड़ा सा, बहुत ही ज्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशन आने के चांस होते हैं, क्योंकि इसमें हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ही कैच कर लेते हैं ना। तो वहाँ पे हार्ट हार्ट अटैक आने के चांस, मिर्गी के दौरे पड़ने के चांस, बेहोशी की दवा से जान जाने का खतरा, ये सब बना रहता है वहाँ पे। ठीक है। जान लेते हैं, नोजिया वोमिटिंग होने के चांस हो सकते हैं, रिस्पायरेटरी डिप्रेशन में जा सकता है, सांस लेना छोड़ सकता है, वहाँ पे भूल सकता है। नेक्स्ट, हाइपोटेंशन, बीपी कम हो सकता है। नेक्स्ट, एलर्जिक रिएक्शन, दवाओं से एलर्जी हो सकती है उसको। नेक्स्ट, डिले रिकवरी, ऑपरेशन होने के बाद भी सोया है, जग नहीं रहा है, तो क्या पता हम जो दवाई दी है वो ज्यादा दे दी है, ओवरडोज हो गया है। नेक्स्ट, शोर शोर थोरेट, गले में इंजरी हो सकती है। मान लो हम ट्यूब डालना है, हड़बड़ी में इधर उधर किए तो वहां पे हमारा म्यूकोजा होता है, ट्यूब से रप्चर हो गया,
तो वहाँ पे शॉर्ट थ्रोट होने के चांसेस होते हैं ड्यू टू द इंटूबेशन। जब हम ट्यूब डालते हैं तो वहाँ पे लिप इंजरी, टंग इंजरी, टीथ इंजरी होने के चांस रहेंगे। नकली दांत है तो टूट जाएगा, जो हिल रहा है वो भी टूट जाएगा, क्योंकि जब हम इंटूबेट करते हैं तो लारिंगोस्कोप डालते हैं वो हार्ड होता है, जिस सर्फेस पे पड़ेगा वो क्या हो जाएगा, इंजरी आएगा वहाँ पे। अब ऑलरेडी हिल रहा है तो टूट जाएगा, ठीक है ना। या मान लो हमारा ड्राई लिप है, तो हम जब खोलते हैं मुंह तो माउथ फैलाते हैं ना, अब मान लो तुम्हारा ड्राई लिप है और फैला हुआ तो फट जाएगा ना, तो वहाँ पे लिप टियर होने के चांस रहेंगे। यही सब छोटे मोटे कॉम्प्लिकेशन आपको देखने का मिलेगा।